तो सर, जसरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर हम बात करें, स्पेशली बरवाल उत्तरी, जंडोर, लगेट उत्तरी, ननन पलड़, पंदराड़, ऐसे इलाकों में पहला इंस्टीट्यूट जो है वो 11वीं 12वीं और छोटे बच्चों को पढ़ाने से लेकर अपनी सेवाएं दे रहा है। सर, ये आइडिया कहाँ से आया कि मुझे एक इंस्टीट्यूट सेटअप करना चाहिए? देखो बंसी, सबसे पहले थैंक यू, आपने आज अपने चैनल में मेरे को मौका दिया। तो अगर मैं आईडी की बात करूं तो 2016 में जब मैं अपनी मास्टर्स कंप्लीट करके आया तो उसी दौरान मैंने डीएसटी ऑर्गेनाइजिंग एक स्कीम है इंस्पायर, जो कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, जिसमें हमारे मेरिटोरियस बच्चों को एक कैंप ऑर्गेनाइज करके दिया जाता है 7 दिन का। तो उसी कैंप में लगभग मैंने 3 बार ड्यूटी दी है, 3 बार वहाँ पे मैं उसका हिस्सा रहा। उसमें मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चों को इंस्पिरेशन दी जाती है कि कैसे वो साइंस में अच्छा करें। तो मेरा भी एक आइडिया था, मेरा भी एक एम था कि मैं अपने इलाके में एजुकेशन सेक्टर में थोड़ा अच्छा करूं। तो उसी आइडिया को लेके मैंने वहाँ से एक आइडिया, मतलब जो मैंने नाम रखना था इंस्टीट्यूट का, तो वहाँ से मैंने वो आइडिया लिया कि इंस्पायर एक नाम होगा इंस्टीट्यूट का जो हमारे इलाके में रन होगा और अच्छी शिक्षा देना जिसका पहला उद्देश्य होगा। तो वहीं से वो मैंने नाम लिया और इंस्पायर ट्यूशन सेंटर की जो है स्थापना हुई 2016 में। एक टीम बनी जिस टीम में लगभग 10 मेंबर्स थे, जो आज तक लगातार वही टीम काम कर रही है और यहाँ तक आए हैं 2025 तक। सर, एक चीज़ रहती है, जब भी हम कोई इनिशिएटिव लेते हैं तो कहीं ना कहीं एक रिस्क रहता है कि यार मेरे से चलेगा या नहीं चलेगा। कई बार फैमिली सपोर्ट भी रहती है। क्या ऐसे ऑब्स्टेकल आए आपकी? देखो, रिस्क के बिना कोई भी लक्ष्य आप अचीव नहीं कर सकते। एक लाइन है बड़ी फेमस, मेरे बड़े भाई कर्नल रणवीर सिंह जम्वाल बोलते हैं कि कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो रिस्क तो लाइफ में है। अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हो लाइफ में तो बिना रिस्क के आप वो नहीं कर पाओगे। तो अगर आप रिस्क की तरफ देखते रहोगे तो कभी भी अपना लक्ष्य आप नहीं पा सकते हैं। तो वही रिस्क को लेके ही हमने एक्चुअली स्टार्टिंग में हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, हमारी अकोमोडेशन अपनी नहीं थी। रेंट पे 2016 में हमने ये शुरुआत की थी एक बिल्डिंग में। तो काफी सारी मुश्किलें भी हमारे सामने आई, लेकिन हमने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। और 2020 में अपनी अकोमोडेशन तैयार की बच्चों के लिए, बच्चों के हिसाब से, जिस हिसाब से उनके अकोमोडेशन चाहिए थी। और आज तक उसी अकोमोडेशन में हम पढ़ा रहे हैं लगातार, और कभी भी हमने हार नहीं मानी। सर, एक चीज़ है, मैं भी इस बात का साक्षी हूँ, कोरोना का बहुत ही गलत समय जो हमारे भारत के ऊपर मंडराया, उस समय भी इस इंस्टीट्यूट ने अपनी सेवाएं देना बंद नहीं किया। लेकिन जो मुझे पता है कि कहीं ना कहीं इसमें भी आपका विरोध हुआ। सर, उसको कैसे आपने टैकल किया? क्योंकि सफलता को तो बंदा सहन कर लेता है, लेकिन जब विरोध होता है उसे सहन करना सबसे मुश्किल रहता है। देखो, आप कोई भी काम करो, आपके विरोधी हर जगह होंगे। तो कोरोना में जो गाइडलाइन थी हमने उसको फॉलो किया, उसके फॉलो करके ही हमने बच्चों को पढ़ाया और अच्छी शिक्षा बच्चों को दी। तो उस टाइम प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी ने वोकल फॉर लोकल की एक स्कीम निकाली थी। तो शायद हमने भी उसी को फॉलो किया। अच्छा, आप वोकल फॉर लोकल को सपोर्ट कर रहे हैं? तो हमने भी टीम बनाई, अच्छी टीम बनाई, बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रणाली दी। तो अच्छे रिजल्ट बच्चों के आए, लोगों ने हमें देखा, लोगों ने हम पे विश्वास किया और अभी तक विश्वास कर रहे हैं, जिसके बावजूद हम अच्छे रिजल्ट दे पा रहे हैं और अच्छा काम कर पा रहे हैं अपनी लोकेलिटी में। सर, एक सवाल है मेरा आपसे कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि नहीं यार, मेरे को अनिल सर से ही पढ़ना है, लेकिन मेरी कहीं ना कहीं जेब में थोड़ी कमी है। वो कैसे आपके साथ अप्रोच कर सकता है? और अपनी, मेरे को लगता है कि गुरु के लिए ज्ञान देना जरूरी होता है, बाकी जो होते हैं वो साइड पे होते हैं। वो कैसे आपके साथ? देखो बंसी, अभी तक हमने अपनी लोकेलिटी में कभी भी फीस स्ट्रक्चर को बीच में नहीं लाया है। अगर मैं आपको स्पेशली बताऊं, कभी भी फीस स्ट्रक्चर के लिए अगर कोई बच्चा पीछे रह रहा है तो हमने कभी भी उसको तंग नहीं किया है फीस के रिलेटेड। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो फ्री भी पढ़ते हैं, डिस्काउंट पे पढ़ते हैं। ऑलरेडी हमारा जो फीस स्ट्रक्चर है वो कठुआ के रिलेटेड, अदर इंस्टीट्यूट के रिलेटेड बहुत कम है। तो फिर भी हम तंग नहीं करते हैं। हमारा काम है शिक्षा देना। जब हम अच्छी शिक्षा देंगे, हमारा उद्देश्य शिक्षा देना है, अपने समाज को सुधारना है। अच्छी शिक्षा देंगे, बच्चे अच्छी जगह पहुंचेंगे, तो डेफिनेटली हमारे लिए वही सीमेंट होती है, वही हमारे लिए गुरु दक्षिणा है, वही हमारे लिए फीस स्ट्रक्चर है। ऐसा कुछ नहीं है कि हमने स्पेशली फी जहाँ पे रखी हुई है बच्चों के लिए कि इतनी फी हमने रखी है तो आपको इतनी प्रोवाइड करनी है, इतनी आपको सबमिट करनी है। ऐसा कुछ नहीं है। आप आए, अगर आपके कैपेबिलिटी अच्छा पढ़ने के लिए, तो हमारी शिक्षा आपको इस हिसाब से आपको शिक्षित करेंगे हमारे शिक्षक कि आपको अच्छी शिक्षा देंगे विदाउट एनी हेजिटेशन। आपको फीस स्ट्रक्चर के बारे में कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये एक नॉर्मल सा फीस स्ट्रक्चर जो जिससे कि बाकी टीचर का भी एक जीवन प्रणाली अच्छे से चल सके, वो हमने सेटअप किया है। अगर कोई उसमें भी देने में सक्षम नहीं है तो कोई बात नहीं है, वो आके बात करे, मैं डेफिनेटली उसको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा। सर, एक बात है, आप डायरेक्टर हैं इंस्पायर ट्यूशन सेंटर के। 100 से 200 बच्चा आपके पास जब इंस्टीट्यूट शुरू हो जाता है, जब उसकी प्रणाली शुरू हो जाती है तो आपके पास पढ़ता है।
और उस 100 से 200 बच्चे की जिम्मेदारी आपके ऊपर होती है। क्या एक एक बच्चे को आप पर्सनली देखते हैं? देखो, बच्चे जब हमारे पास आते हैं तो उसमें बहुत प्रकार के बच्चे होते हैं जी। कुछ बच्चे होते हैं जो स्मार्ट, जिनको हम स्मार्ट स्टूडेंट्स बोलते हैं जी। कुछ बच्चे होते हैं थोड़े वीक स्टूडेंट्स होते हैं जी। तो यहाँ पे क्या किया जाता है कि बच्चों को कैटेगराइज किया जाता है जी। बच्चों को देखा जाता है कि इस बच्चे में क्या कमी है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका मैथ्स वीक होता है जी। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका बायो वीक होता है, कुछ बच्चे ऐसा होता है जिनका केमिस्ट्री वीक होगा जी। तो उसी लिहाजे से बच्चों को उसी लेवल पे पढ़ाया जाता है। अगर किसी बच्चे का मैथ्स वीक है तो उसको स्पेशलाइजेशन मैथ्स टीचर दिया जाएगा जो उस पर काम करेगा। कैटेगराइज कैसे करते हैं आप? मॉक टेस्ट लेते हैं? मॉक टेस्ट होते हैं, प्रॉपर मॉक टेस्ट होते हैं। जैसे बच्चा हमारे पास कोई आता है 15-20 दिन उसको पढ़ाया जाएगा जी। उसको जो पढ़ाएगा उसके मॉक टेस्ट होंगे। टेस्ट जब होंगे तो डेफिनेटली बच्चे की कमजोरी दिख जाएगी कि बच्चे की जहाँ पे कमजोरी है, फिजिक्स में वीक है, केमिस्ट्री में वीक है, वो बच्चा कहाँ पे वीक है हमें वहाँ पे पता चलता है। तो उसी के आधारित पे हम उसको कैटेगराइज करते हैं। टीम एनालाइज करती है, पूरा टीम यहाँ पे एनालाइज होता है, टीम वर्क होता है। टीम वर्क जो होता है उसको पूरा एनालाइज किया जाता है। मीटिंग्स होती हैं स्टाफ की, देखा जाता है कौन सा बच्चा कहाँ पे कमजोर है। उसी का नतीजा हमें यह है कि हम उस बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा प्रोवाइड कर सकते हैं, उसका डाउट सेशन ले सकते हैं। सर आप जो हैं बहुत से CBSE स्कूल्स हैं, JK बोर्ड स्कूल हैं, वहाँ पे आप अपनी सेवाएं इस वक्त भी दे रहे हैं और दे भी चुके हैं। सर एक सवाल है जो लोगों का भी सवाल है, मेरा भी सवाल, सर बच्चा वीक क्यों होता है? देखो, बच्चा वीक नहीं होता है, हम कभी भी ये नहीं बोल सकते कि बच्चा वीक है जी। एक शिक्षक वीक हो सकता है जो उसको पढ़ा नहीं सका जी। बच्चा, अगर आपने ये बात पूछी है तो मैं आपको बता दूं कि सबसे जरूरी होती है बच्चे की फाउंडेशन जी। कि बच्चे की फाउंडेशन कितनी स्ट्रांग है जी। जब बच्चा आपका 4th 5th 6th में जाता है तो वहां पे वो कैसा पढ़ रहा है, कैसी शिक्षा उसको दी जा रही है। जब उसकी फाउंडेशन अगर अच्छी होगी तो कभी भी बच्चा वो 11th 12th जो आफ्टर 12th वो कभी भी वीक नहीं होगा, उसको कभी हम वीक नहीं बोलेंगे। तो यही चीज़ हमने देखी हुई थी आज से लगभग जब हमने 2016 में ये इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया था तो उस टाइम हम सिर्फ 11th और 12th को कोचिंग प्रोवाइड करते थे जी। तो 2-3 साल में मैंने ये पाया कि जो बच्चे हैं वो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी फाउंडेशन बड़ी वीक है जी। तो फाउंडेशन वीक है तो 11th 12th में जब वो आते थे ऊपर आके प्रॉब्लम होती थी जी। तो फिर उसी के लिहाजा हमने क्या किया, फाउंडेशन कोर्सेज भी शुरू किए लगभग 2 साल पहले। 2 साल पहले हमने फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट की जिसमें हमने 5th to 10th फाउंडेशन क्लासेस में रखी। एक्चुअली 10th क्लास को मैं फाउंडेशन क्लास में नहीं लूंगा क्योंकि 10th क्लास एक बोर्ड क्लास है तो वहां पे तो आके बच्चा प्रिपेयर होना चाहिए। लगभग 5th to 9th हम फाउंडेशन क्लासेस उसको मान सकते हैं। तो 5th to 9th में जब बच्चा हमारे पास आता है तो उस टाइम बच्चे को आप पूरी तरीके से तैयार कर सकते हो कि वो आने वाले चैलेंजेस को कैसे एक्सेप्ट करे, कैसे उसका फेस करे। तो उस टाइम हमने क्या किया, एक टीम बनाई, उसको एनालाइज किया कि कहाँ पे जो बाकी इंस्टीट्यूट पढ़ा रहे हैं उससे कैसे बच्चा आगे जाकर अगर प्रॉब्लम फेस कर रहा है 11th 12th में तो कैसे उससे थोड़ा इंप्रूव किया जाए जी। तो वहां से कंक्लूजन ये निकला कि अगर हम 5th में पढ़ाएंगे तब भी उनको स्पेशलाइज्ड टीचर देंगे, अगर हम 10th में पढ़ाएंगे तब भी उनको स्पेशलाइज्ड टीचर देंगे, अगर 8th में पढ़ाएंगे तब भी उनको स्पेशलाइज्ड टीचर देंगे। तो अगर 5th में हमारे पास यहाँ पे कोई बच्चा पढ़ रहा है फाउंडेशन में, पहली बात तो उसको एकेडमिक प्लस कम्पिटिटिव दोनों की तैयारी कराई जाएगी साथ साथ में, मतलब एकेडमिक के साथ साथ उसको कम्पिटिटिव में पढ़ाया जाएगा। एकेडमिक में अगर वो बच्चा यहाँ पे मैथ्स पढ़ रहा है तो उसको स्पेशलाइज्ड मैथ्स जो टीचर होगा हमारे पास, MSc जो हमारा MSc मैथ्स पे होगा टीचर, वो उसको डील करेगा और एक्सपीरियंस टीचर डील करेगा तो उसका मैथ्स डेफिनेटली उसका क्लियर हो जाएंगे डाउट्स। जो उसका फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी उसका सब्जेक्ट होगा, साइंस सब्जेक्ट, तो जो उसके स्पेशलाइजेशन होंगे वही टीचर उनको पढ़ाएंगे, चाहे बच्चा 5th का है, चाहे 6th का है, चाहे 7th का है, चाहे 8th का है, चाहे 10th का है। तो फाउंडेशन कोर्सेज हमने ये रखा हुआ, ये टीम वहां पे ऐसे काम करती है। 11th 12th में जब वो बच्चा आता है तो टीम चेंज होती है, एक सीनियर टीम आती है जिसमें हमारे 3-4 टीचर यहाँ पे काम करते हैं, पंकज सर हैं, संदीप सर हैं, सारे स्पेशल इन देयर सब्जेक्ट्स हैं, जो आपके सब्जेक्ट हैं उनमें वो स्पेशलाइज्ड हैं। तो वहां पे आके जो आते हैं उनको थोड़ा आसानी हो जाती है कि नीचे वाला जो टीम काम कर रही है अगर वो अच्छा काम कर रही है, फाउंडेशन स्ट्रांग है, उनके डाउट्स जो हैं वो क्लियर है, तो ऊपर आके बिल्कुल हमें प्रॉब्लम नहीं होती। 11th 12th बच्चा बिल्कुल स्मूथ जाता है और इसी के बावजूद बच्चे जो है वो कम्पिटिटिव भी निकालते हैं। अगर वो लेफ्टिनेंट बनते हैं, जहाँ कहीं और सर्विस देते हैं, जहाँ कोई अच्छी यूनिवर्सिटी में जा पाते हैं, तो इसी की बदौलत वो जा पाते हैं क्योंकि उनकी फाउंडेशन भी अच्छी है और 11th 12th भी अच्छा है। सर एक लोगों के बीच में चलचित्र का ये मुद्दा रहता है कि बच्चे पढ़ने जाते हैं तब भी कई बार अंधेरा होता है, जैसे सर्दियों में आपको पता है कि सर्दियों में मौसम ऐसा होता है कि अंधेरा हो जाता है और रात को भी जब पढ़ के आते हैं तो अंधेरा हो जाता है। क्या उसके लिए आपका कोई सोल्यूशन आपने अभी ढूंढा कोई? देखो, सोल्यूशन इस बार ये है कि इस बार हम एक नई चीज ऐड करने जा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जी। इस बार हम जो हमारे फार फ्लंग एरियाज हैं, जैसे हमारे उत्तरी लेगेट एरियाज हैं, ठनून है, कराखड़ है, बुद्धि है, इसके लिए हम ट्रांसपोर्ट अवेलेबल कराएंगे। ट्रांसपोर्ट इस बार हमारी पूरी तैयार है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी दी जाएगी। कोई भी बच्चा अगर इंटरेस्टेड है, कोई पेरेंट्स इंटरेस्टेड है,
वो हमसे आके मिल सकता है, ट्रांसपोर्ट उनको दी जाएगी। इसके साथ हमारी कोशिश रहती है कि थोड़ा मतलब जो क्लास सेटअप है वो इस तरीके से रहे, अगर बच्चा को अंधेरा भी हो रहा है तो अगर कोई पेरेंट्स लेने आ रहा है तो हमारा पूरा स्टाफ वहाँ पे होता है, कोई ना कोई स्टाफ नहीं, मतलब कोई ना कोई स्टाफ मेंबर वहाँ पे बच्चों के साथ होगा, लास्ट एंड तक जो पेरेंट्स को रिसीव करके फिर वो बच्चा जाएगा, अगर फिर वहाँ से स्टाफ बाहर जाता है। जी सर, इतना देर हो गया आपको ये इंस्टीट्यूट चलाते, और कहीं ना कहीं अरमान रहता है कि मेरे पढ़ाए हुए बच्चे भी कहीं पे पहुंचे। सर कोई अचीवमेंट जो आपने, हाँ मैंने देखा है अंदर जाके कि ऐसे ऐसे बच्चे भी मैंने देखे हैं कि जिनका वो गिनती में नहीं आते थे, उन्होंने भी बड़े अच्छे अच्छे नंबर लिए हैं, लेकिन ऐसी अचीवमेंट जो आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, कोई ऐसी अचीवमेंट सर इस इंस्पायर ट्यूशन सेंटर की मैं स्पेशली पूछना चाहूँगा सर। देखो अचीवमेंट तो बहुत सारी हैं जी। बच्चे अच्छी जगह पहुंचे, यही हमारी अचीवमेंट होती है जी। इसी को हम अपनी अचीवमेंट मानते हैं जी। हमारा लेटेस्ट एक एग्जांपल है, जंडोर से लड़का निकला बिशप जसरोटिया, लेफ्टिनेंट गया सीधा, आपने देखा। इसके बाद बहुत सारे हमारे लड़के हैं, लड़कियां हैं, स्पेशली तानिया जसरोटिया एक बरवाल की लड़की, मैं आपको बता दूं, जो सीआरपीएफ में अपनी सर्विस दे रही है, हमारे द्वारा पढ़ाई गई है, बच्ची है, 2018 में पास आउट है, तो वो सीआरपीएफ में सर्विस दे रही है, एक फीमेल लड़की। तो इसके साथ और भी बड़े सारे बच्चे हैं जो आर्मी में बड़ी अच्छी सी जगह पे, अच्छी सी पोस्ट पे सर्विस दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊं, बड़ी अच्छी सी जगह पे हमारे बच्चे आज पढ़ भी रहे हैं जी। अच्छी यूनिवर्सिटी में ऑल ओवर इंडिया जी बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं, और यही अचीवमेंट हमारी कि बच्चे जब अच्छी जगह पहुंचते हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी में पहुंचते हैं, अच्छी शिक्षा लेते हैं, अच्छा काम करते हैं, वही हमारी अचीवमेंट है। यही नहीं, आईआईटी में भी हमारे बच्चे कुछ हैं जो अभी हमारे जहां से पढ़ के आईआईटी में भी बैठे हुए हैं। सर अगर कोई भी पेरेंट्स यहाँ पे अपने बच्चे को इनरोल कराना चाहता है तो उसका क्या एक प्रोसेस रहता है सर? प्रोसेस सर ये रहता है कि पहले तो हम खुद देखते हैं, एनालाइज करते हैं बच्चे को जी। बच्चे को एनालाइज करते हैं कि बच्चा किस तरह का है, कि क्या उसका लेवल है जी। कुछ भी छुपाया नहीं जाएगा पेरेंट्स से जी। अगर उनके बच्चे में कैपेबिलिटी होगी जी कि वो उसको हम बोल सकें कि ये नहीं ओके है, बच्चा ओके है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसको ले लेंगे जी, तो डेफिनेटली हम उसको ले लेते हैं जी। अगर उसमें कोई कमी पेशी है जी, बच्चा थोड़ा वीक है, कमजोर, जैसे मैंने आपको बताया, हम उसका टेस्ट लेंगे, हम बताएंगे पेरेंट्स को कि ये लेवल इसका ये है, बिल्कुल इसका लेवल अभी ये है, इसको इस लेवल से इस लेवल पे पहुंचाने पर थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि आपको पता हमारे पास कोई जादू मंत्र तो है नहीं कि हम एक दिन बच्चा आया तो हमने उसको प्रिपेयर कर दी कि भाई अभी ये मोस्ट इंटेलिजेंट बच्चा है। बिल्कुल टाइम लगता है, टाइम लगेगा उसको प्रिपेयर करने में, तो वो टाइम हम लेते हैं। अगर पेरेंट्स वो टाइम दे पाए तो हम डेफिनेटली बच्चा ले लेते हैं। अगर पेरेंट्स बोले नहीं आज बच्चा हमारा है, उसकी लास्ट क्लास में 50% है सर, एक महीने में उसको 90% पे ले आओ, तो ऐसा हमारे पास कोई जादू नहीं है। हमारा पूरा टीम वर्क होता है, बच्चे को पूरा एनालाइज किया जाएगा, देखा जाएगा बच्चा कहाँ कमजोर है, उस पर काम किया जाएगा। अप्रोक्सीमेट 1 ईयर का कोर्स लगेगा, बच्चा आपका इस लेवल से इस लेवल पे पहुंचेगा, आपको खुद फील करोगे कि बच्चे में कुछ ना कुछ डिफरेंस आया है, बच्चे में कुछ ना कुछ सीखा है। सर एक बार आपने मेरे साथ एक किस्सा साझा किया था कि एक बच्चा जो है वो अपने घर पे पढ़ रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने सीबीएसई का बच्चा था वो, और वो आपने उसको 3 महीने में वो जो तैयार कर दिया था, वो क्या सिनेरियो हुआ था सर? देखो ऐसा कुछ नहीं होता है, जब भी एक होता है बोर्ड प्रेपरेशन, मतलब आपका पेपर है, आपने बोर्ड में बैठना है, उसकी प्रेपरेशन करनी है। तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब भी हम बच्चे को तैयार करते हैं तो 2 टाइप के वर्क होते हैं जी। एक होता है हार्ड वर्क, एक होता है स्मार्ट वर्क जी। जो स्मार्ट वर्क होता है वो एक शॉर्ट टर्म कोर्स होता है स्मार्ट वर्क के लिए। स्मार्ट वर्क मतलब स्पेशली फॉर द बोर्ड क्लासेस, एंड हिट एंड ट्रायल भी हो सकता है। हिट एंड ट्रायल नहीं बैठेगा, उसको हम स्मार्ट वर्क बोलेंगे जी। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, कुछ ऐसा होता है, हमें भी एक्सपीरियंस है, 9-10 साल का एक्सपीरियंस है जितनी भी टीम बैठी हुई है। कुछ क्वेश्चंस कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो बोर्ड में फंसेंगे जी, तो उसको हम बोलते हैं स्मार्ट वर्क जी। हार्ड वर्क होता है कि जो स्टार्टिंग से लेके, मतलब जैसे हम अप्रैल में बैठ रहे हैं बैच को लेके, तो अप्रैल से लेके टिल मार्च तक जो हम उस पर काम करेंगे, दैट इज द हार्ड वर्क। कुछ भी आ जाए वो करेगा, मतलब हार्ड वर्क में जो हम आपको बता देंगे, उसको इलैबोरेशन करके हर चीज बताई जाएगी। लेकिन अगर मैं ये चीज बता दूं आपको, अगर आपको बोर्ड के एग्जाम में सक्सेस होना है तो आप स्मार्ट वर्क लेके चल सकते हो, लेकिन आपको अगर जिंदगी में सक्सेस होना है तो आपको हार्ड वर्क का सहारा लेना पड़ेगा। हार्ड वर्क के बिना आप जिंदगी में सक्सेस नहीं हो सकते। बोर्ड एग्जाम में सक्सेस हो सकते हो, मैं डेफिनेटली बोलूंगा, गारंटी देके बोलूंगा कि आपको स्मार्ट वर्क कराया जाएगा, बोर्ड एग्जाम में सक्सेस हो जाओगे। लेकिन अगर आपको जिंदगी में लाइफ में सक्सेस होना है तो उसके लिए हार्ड वर्क बड़ा जरूरी है, क्योंकि हार्ड वर्क में जब हम इलैबोरेशन करके चीजें पढ़ाते हैं तो वही चीजें आगे जाके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पाई जाती हैं। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्वालिफाई करना, तो उसी को हम अचीवमेंट बोलते हैं, लाइफ अचीवमेंट बोलते हैं कि अभी कुछ लाइफ में हमने सक्सेस किया। बोर्ड एग्जाम तो हर कोई पास कर लेता है, हर कोई अच्छे नंबर ले लेता है, लेकिन लाइफ में कौन सक्सेस हो रहा है, कल को कॉम्पिटिटिव कौन पास होगा, वो बड़े रेयर बच्चे होते हैं, और वही होते हैं जो हार्ड वर्क करते हैं। वो ये वाले बच्चे लड़ते वाले बोलते हैं, मेरा एक्सपीरियंस बोलता है, पर्सनल एक्सपीरियंस बोलता है। सर मैं यही बोलना चाहूंगा कि बच्चों को कभी भी स्मार्ट वर्क वाला अगर लेना भी है कोर्स, लेना नहीं चाहिए। अगर लेना भी है तो स्पेशली फॉर द बोर्ड एग्जाम तक ही रखें उसको सीमित। अगर लाइफ में आप कुछ करना चाहते हो तो जिंदगी में हार्ड वर्क करो,
अपने मॉड्यूल सॉल्व करो, एक्स्ट्रा पढ़ो, लिमिटेड मत रखो, अपना नॉलेज लिमिटेड मत रखो, उसको एक्स्ट्रा में कन्वर्ट करो। एक्स्ट्रा जब आप पढ़ोगे कंपैरेटिव उसी में से निकलते हैं, आपको आफ्टर 12th कोई कोचिंग लेने की जरूरत नहीं है। जी सर, एक सवाल है, आप एक शिक्षक हैं और आपको पता है कि जितनी ज़रूरत नॉलेज की है उतनी ही ज़रूरत मॉरल नॉलेज की भी है। क्या इस इंस्टीट्यूट में मॉरल नॉलेज दी जाती है? क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी देखते हैं कि बहुत से इंस्टीट्यूट है, उनका काम सिर्फ इतना होता है कि बच्चे को पढ़ाया, उसने रिवाइज किया या नंबर ले लिए, दैट्स ऑल, हम हमारा हो गया। क्या इसमें मॉरल एजुकेशन इस इंस्टीट्यूट में बच्चों को दी जाती है? क्योंकि कोई भी कह सकते हैं आपकी यंग एज का तो कोई है नहीं है, सीनियर मोस्ट टीचर्स है वहाँ पे पढ़ा रहे हैं। क्या मॉरल नॉलेज की कोई यहाँ पे प्रावधान रखा गया है इस इंस्टीट्यूट में? देखो वंश जी, शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि आपने अच्छे नंबर ले लिए जी, आपकी डिस्टिंक्शन आ गई, आपकी पोजीशन आ गई बोर्ड एग्जाम में, तो आपके पास अच्छी शिक्षा है जी। मैं अच्छी शिक्षा उसको मानता हूँ जिस बच्चे को चलने, बैठने, उठने, बात करने का तरीका हो जी, वहाँ से ही उसकी शिक्षा प्रणाली देखी जाती है कि उसका करैक्टर कैसा है जी। ये सारी चीज़ें वहाँ पे गिनती में आती हैं कि उसकी शिक्षा कैसी है। फिर उसको कंप्लीट शिक्षा में हम बोल सकते हैं उसके पास कंप्लीट शिक्षा है जी। उसको एक अच्छा शिक्षक मिला है और उसको कंप्लीट शिक्षा उसको दी गई है, तो उसी को मैं शिक्षा मानूंगा। अच्छे नंबर कोई भी ले सकता है, लेकिन अच्छी शिक्षा के लिए आपके पास कुछ मॉरल एथिक्स होने चाहिए, आपको चलने, बैठने, उठने का, बात करने का तरीका होना चाहिए। ये नहीं है कि आप बाहर जाओ, ठीक है, बदतमीजी से पेश करो, अपने बुजुर्गों से बात अच्छे से ना करो, अपने मम्मा पापा से घर पे अच्छे से बात ना करो। तो हमारे यहाँ पे ऐसी शिक्षा नहीं है। हमारे जहाँ पे हम एक रूरल एरिया में आते हैं, रूरल एरिया में इंस्टीट्यूट लाते हैं, तो बस बड़ी सारी ये चीजें हमें देखना मॉरल एथिक्स देते हैं। मॉरल एथिक्स डेफिनेटली बच्चों को दिए जाते हैं। यहाँ तक कि जब बच्चे यहाँ पे आते हैं, जो मेल स्टूडेंट्स हमारे पास होते हैं, वो आके अपने टीचर्स के पाँव भी बांधते हैं। आपने बड़ी बार देखा भी होगा यहाँ पे हमारे पास। तो बच्चे आते हैं अपने जो अपने टीचर के पेरेंट्स को, टीचर को हाथ पाँव बांधता होगा, यहाँ पे आके पाँव छूता होगा, वो डेफिनेटली अपने पेरेंट्स के भी छूता होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही शिक्षा हम देते हैं कि जहाँ पे भी हमारे बच्चे जाएं, एक छवि छोड़ के जाएं, अच्छी छवि छोड़ के जाएं, उनके पास मॉरल एजुकेशन जरूर हो। मॉडर्न एजुकेशन तो हो ही हो, उसके साथ एक मॉरल एजुकेशन भी हो। सर, अब मैं देखता हूँ कि आपको गांव में, आप अपने ही गांव में बहुत ही सोशल भी रहते हैं और बहुत से धार्मिक कार्यक्रमों में भी आप जो है वो सबसे आगे रहते हैं। क्या बच्चे भी आपके साथ जो है उन धार्मिक कार्यक्रमों में सम्मिलित रहते हैं? क्या बच्चों को स्पेशली मोटिवेट किया जाता है कि आपको ऐसे कार्यक्रमों में सम्मिलित होना चाहिए? बिल्कुल। देखो, एक को करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं स्कूल में जी, स्पेशली मैं बच्चों को बोलता हूँ, कई बार खुद भी बोलता हूँ कि उनमें पार्टिसिपेट करो जी। अगर आज मैं 100 बच्चों की क्लास में आगे जाके पढ़ा पा रहा हूँ जी, तो इसके पीछे मेरे को भी लगता है कि गांव की वही कुछ ड्रामाज हैं जिनको हम रामलीला वगैरह बोलते थे, वहां पे भी मैंने पार्टिसिपेट किया जब मैं छोटा होता था। जब मैं फर्स्ट टाइम वहां पे चढ़ा था तो मेरे से बोला नहीं गया था इतने लोगों के सामने, तो लेकिन मैंने वहां से अपना कॉन्फिडेंस बनाया, ठीक है, वहां से मैंने सीखा कैसे बोलना है, कैसे चलना है, कैसे इतने लोगों के सामने परफॉर्म करना है, तो आज मैं लाइफ में भी परफॉर्म कर पा रहा हूँ। तो ये जो सोशल वर्क्स होते हैं जी, जहाँ को करिकुलर एक्टिविटीज जो होती हैं, डेफिनेटली बच्चों को इनमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, सीखना चाहिए। जरूरी नहीं है आपको लिखना आता है, आपको अच्छा दिमाग है, आप अच्छे नंबर ले पा रहे हो, लेकिन अगर आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, अगर आप कहीं स्टेज पे काम नहीं कर पा रहे हो, अगर आप कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हो, कमांड नहीं दे पा रहे हो, एज ए लीडर काम नहीं कर पा रहे हो, तो मेरे को लगता है कि उस शिक्षा का भी कोई मतलब है। इसलिए करिकुलर एक्टिविटीज में जहां भी होते हैं, हमारे यहाँ पे भी कराई जाती है, बच्चों को हमेशा आगे रखा जाता है कि आप यहाँ पे पार्टिसिपेट करो। पढ़ने के साथ साथ आपको वो भी चीजें यही इसी स्टेज में सीखनी है, यही स्टेज होती है सीखने की। इसके बाद आप बोलो कि आफ्टर 12th जब बच्चा 22-23 साल की उम्र का हो जाएगा, कॉलेज में जाके वो परफॉर्म करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो स्कूल में परफॉर्म कर रहा है, अपनी इसी एज में परफॉर्म कर रहा है, तो आगे जाके वो अच्छा परफॉर्म करेगा, अच्छी लाइफ जिएगा, अच्छी जगह पहुंचेगा। क्योंकि अगर जहां भी आप चले जाओ, अगर मैं लेफ्ट हैंड की बात कर रहा हूँ, अगर वो वहां पे कमांड कर रहा है बेटा, तो उसने ये जरूर चीज यहीं से सीखी होगी, अपने स्कूल लाइफ में ही सीखी होगी। तो यहाँ से ही वो टाइम होता है जब हम अच्छी चीजें सीख सकते हैं, कमांड कैसे करनी है, को करिकुलर एक्टिविटीज में कैसे पार्टिसिपेट करना है, वहां से एक कॉन्फिडेंस लेवल अप होता है बच्चों का। सर, क्या इंस्पायर ट्यूशन सेंटर सिर्फ ट्यूशन सेंटर ही रहेगा कि क्या फ्यूचर में भी कोई ऐसा कोई हमारे दर्शकों को देखने को मिल सकता है या लोकेलिटीज को देखने को मिल सकता है? फ्यूचर में कोई प्लान आपका जो हो सकता है? देखो, एजुकेशन सेक्टर में हमारी पूरी टीम एक काम कर रही है जी। बहुत जल्द हमारा एक प्रोजेक्ट है वो आने वाला है जी। एक प्रोजेक्ट है, लगभग 80% उस पर काम हो चुका है जी। एक बड़ा ही अच्छा हम नया प्रोजेक्ट ला रहे हैं जी। तो अभी मैं उसको रिवील नहीं करूंगा जी, रिवील आपके चैनल पे ही करूंगा मैं, इट्स माय प्रॉमिस, लेकिन जल्द उसको रिवील करेंगे। और बड़ा ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म होगा जो आज के युग की शिक्षा है जी, जो आप बोलते हैं ना आज के युग की मॉडर्न एजुकेशन जिसको हम बोलेंगे जी, ठीक है। मॉरल एजुकेशन के साथ मॉडर्न एजुकेशन जो आज के बच्चों को चाहिए, कंपाइल अप देंगे, हाँ, वो उस इंस्टीट्यूट में मिलेगी। बहुत जल्द उसको रिवील करेंगे, आपके चैनल पे फर्स्ट टाइम उसको रिवील करूंगा मैं। उस पर काम चल रहा है, पूरा टीम वर्क हो रहा है,
लगभग 80% काम हो चुका है, 20% पेंडिंग है। जैसे वो कंप्लीट होगा हम उसको रिवील कर देंगे। सर आखिर में एक सवाल रहेगा कि अब जो है नए बैच कब से यहाँ पे बैठने शुरू हो जाएंगे? नए बैच जो हमारे स्टार्ट होंगे यहाँ पे वो 1 अप्रैल से होंगे जी। इसमें फाउंडेशन कोर्सेज भी शुरू हो जाएंगे और 11-12 के कोर्सेज भी शुरू हो जाएंगे। और एक चीज़ मैं फिर से आपको बता देता हूँ आपके थ्रू पेरेंट्स को कि फाउंडेशन कोर्सेज बच्चों के लिए बहुत जरूरी है जी। फाउंडेशन कोर्सेज में हम अकेडमिक प्लस कॉम्पिटिटिव प्रोवाइड कर रहे हैं जी। अकेडमिक प्लस कॉम्पिटिटिव। और फाउंडेशन कोर्सेज ऐसे होंगे यहाँ पे ये नहीं कि एक सिंगल टीचर, अगर आपका 5th का बच्चा है तो सिंगल टीचर उसको नहीं पढ़ाएगा जी। इट्स माय प्रॉमिस, सिंगल टीचर उसको नहीं पढ़ाएगा जी। उसको स्पेशलाइज्ड टीचर ही पढ़ाएंगे जो उसके सब्जेक्ट के होंगे जी। अगर मैथ्स उसको पढ़ाएगा वो एमएससी मैथ्स ही पढ़ाएगा टीचर। एंड दे ऑल आर मॉनिटरिंग बाय यू। यस, आप उनको मॉनिटरिंग करेंगे? मैं ही उनको मॉनिटर करूंगा, मेरा एक्सपीरियंस है, मैं भी मॉनिटर करूंगा। टीम वर्क होता है एक्चुअली, मैं एज ए लीडर काम करता हूं, मैं एज ए बॉस काम नहीं करता जी। एज ए बॉस मैं काम नहीं करता, मैं एज ए लीडर काम करता हूं। मैं उनको एक सही डायरेक्शन देता हूं, सलाह भी लेते हैं? सलाह भी लेता हूं, डेफिनेटली मीटिंग्स भी होती हैं, सलाह भी होती है। जिनकी जो आइडियाज अच्छे होते हैं वो डेफिनेटली उस पर काम करते हैं, तो उसी की बदौलत जो है रिजल्ट अच्छा मिलता है। तो फाउंडेशन कोर्सेज के साथ साथ मैं आपको बता दूं बच्चों को स्पेशली टीचर दिए जाएंगे, उनका पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री बायो प्लस मैथ्स पे काम किया जाएगा स्पेशली, सबसे इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट होते हैं। तो अलग अलग टीचर उनके लिए होंगे फाउंडेशन कोर्सेज में 5th 6th 7th 8th 9th 10th तक। उसके बाद हमारे जो 11th 12th के कोर्सेज हैं वो सारी स्ट्रीम्स आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलेंगी, सीनियर टीचर वहाँ पे डील करेंगे। अगर मैं जूनियर टीचर की बात करूँ तो राहुल सर यहाँ पे मैथ्स पढ़ाते हैं, जो जूनियर बच्चों को पढ़ाते हैं 5th से लेकर 10th तक। उनकी क्वालिफिकेशन एमएससी मैथ्स बीएड है। रूबल मैम है यहाँ पे जो कि बायो और केमिस्ट्री के साथ डील करते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन एमएससी बॉटनी है और बीएड भी है, लगभग 5-6 साल का एक्सपीरियंस उनको भी है। तो उसके फिजिक्स को मैं खुद डील करता हूँ, मैं पूरे दिन यहाँ पे रहता हूँ, मैं खुद डील करता हूँ, मैं खुद भी देखता हूँ वो भी क्या कर रहे हैं, हम भी क्या करेंगे, कैसे बच्चों को फिजिक्स में अच्छा कराएं। साइंस के यहाँ पे बड़े सारे प्रोजेक्ट भी बच्चे बनाते हैं। उसको 11th 12th की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हमारे पास ह्यूमैनिटी जिसको हम आर्ट्स बोलते हैं, नॉन मेडिकल, कॉमर्स, तीनों स्ट्रीम हमारे पास है। आपके पास आर्ट्स भी है? आर्ट्स भी है, आर्ट्स की ट्यूशन तो मिलती नहीं है ना यहाँ? बिल्कुल आर्ट्स की भी है, हमने लास्ट ईयर शुरू किया था आर्ट्स का, बच्चों की थी डिमांड की आर्ट्स को भी शुरू किया जाए और आर्ट्स की ट्यूशन भी हम यहाँ पे देने। कॉमर्स के भी लास्ट ईयर यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट्स थे तो कॉमर्स को भी हमने शुरू किया हुआ है। और जो भी हमारी टीम है एक एक्सपीरियंस टीम है, लगभग 9-10 साल उनको पढ़ाते हुए हो गए। जो सीनियर टीम हमारी पढ़ा रही है, पंकज सर पढ़ा रहे हैं मैथ्स को, आप जानते होंगे उनको, पंकज सर को। फिजिक्स में खुद डील कर रहा हूँ, केमिस्ट्री संदीप सर डील कर रहे हैं, तो सारे अच्छे टीचर हैं यहाँ पे, उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। अनिल सिंह जसरोटिया थे जो हमारे साथ डायरेक्टर इंस्पायर ट्यूशन सेंटर की, जो भी इनकी कहानी थी, इंस्पायर ट्यूशन सेंटर कैसे बना और क्या क्या ये फ्यूचर में करने वाले हैं और क्या क्या ये कर चुके हैं, अपनी अचीवमेंट्स भी इन्होंने बताई। आखिर में ये बात और भी आपको बता दूं कि ये वही ट्यूशन सेंटर है, यहाँ से बच्चे आरएमसी तक पहुंचे हैं, राष्ट्रीय मिलिट्री एकेडमी, आपको पता ही होगा, वहाँ पे जाना बच्चे का सपना होता है। इसी ट्यूशन सेंटर से बच्चे पढ़कर पहुंचे हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चे का भविष्य उज्जवल हो तो आप इस ट्यूशन सेंटर में स्विच कर सकते हैं। और अगर आप इनके साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मैं इनका कांटेक्ट जो है वो टाइटल में डाल दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, राधे राधे, बोरीवली सरकार की जय हो।